देगा। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने एक जरूरी इजलास बुलाई। मकसद था एक यहूदियों के लिए राष्ट्र बनाना, जो अभी हम लोग जानते हैं इजराइल नाम का एक राष्ट्र। आज हम जानते हैं यहूदी राष्ट्र या इजराइल जो अभी का देश है, उनको बनने की पूरी कहानी। इसके लिए हमको और बहुत साल पीछे जाना पड़ेगा। 1896 को जब हंगरी के एक पत्रकार थियोडोर एर्स्टेन ने एक किताब प्रकाशित की जायनिज्म के बारे में। जायनिज्म, ये बात याद रखिए, पूरा वीडियो में आएगा जायनिज्म। ये सबसे बड़ी चीज है इजराइल बनने की कहानी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप। तो जायनिज्म जो उस किताब में उसने लिखा, और उसका मकसद था एक यहूदी राष्ट्र बनाना। इस किताब का मकसद था, किताब में लिखा था, एक यहूदी राष्ट्र हमको दे दिया जाए, उनके बाद हम सब ठीक कर लेंगे। एक यहूदियों के लिए एक देश दिया जाए अलग। एक साल बाद इसने, जो हंगरी का पत्रकार था थियोडोर, उसने स्विट्जरलैंड के बेजिल में एक इजलास बुलाई जायनिज्म का। पहली बार जायनिज्म का इजलास बुलाई, और उनका मकसद था एक यहूदी राष्ट्र बनाना। थियोडोर ने फिर मिस्र और फिलिस्तीन की सफर की, और रात को उसने लिखा कि चांदनी रात को डेविड सिटी कमाल के लगते हैं चमकते हुए। डेविड सिटी किनको कहा जाता है? डेविड सिटी मतलब जो जेरूसलम है, उनको वो उस टाइम डेविड सिटी कहते थे। जब जायनिज्म की बात चली, तब यहूदी धर्मगुरु रब्बी कहता है, यहूदी धर्मगुरु को रब्बी कहते, तो रब्बी उनके खिलाफ हो गए। यहूदी धर्मगुरु रब्बी कहते थे एक हम लोगों को मिली एक सजा है, जो एक मसीहा आके हमको इस सजा से निजात देगा। वो जायनिज्म के खिलाफ हो गया था। तब जायनिज्म नेताओं ने कहने लगा कि रब्बी अपने उपासना में, अपने मंदिरों में रहे, वो इस चीज में ना आए, यहूदी राष्ट्र बनाने के चीज में, जायनिज्म के खिलाफ ना बात करे। पूरा दुनिया छोड़ के, पूरा दुनिया, यूरोप में इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था, इतनी अच्छी सहूलत होने के बावजूद पूरा दुनिया छोड़ के फिलिस्तीन में ही क्यों आना चाहता है? फिलिस्तीन में ही क्यों आना चाहता है? इसके लिए आप देखिए पूरा वीडियो कि यहूदी इससे पहले भी फिलिस्तीन में रहते थे। उनका एक राजा था किंग सोलेमन, जिनको मुस्लिम सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, जो दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा है। इससे पहले आपको बता चुका हूँ, जो डेविड सिटी, वही दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम के उन लोग डेविड कहते, डेविड सिटी जेरूसलम को कहते थे, कह रहा था वीडियो में पहले आपको बता चुका हूँ। तो किंग सोलेमन या सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक प्रासाद बनाया था, जिनको टेम्पल माउथ कहते थे, जिसको यहूदी लोग टेम्पल माउथ कहते हैं, और मुस्लिम जिनको हिकमत सुलेमानी कहते हैं। 400 साल तक यहूदी या बनी इसराइल, जिनको बनी इसराइल कहा जाता है, यहूदियों को बनी इसराइल क्यों कहता है? इसराइल उनको इसलिए कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम का 2 बेटा था, एक याकूब अलैहिस्सलाम, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो याकूब अलैहिस्सलाम का जो वंशज था, यूसुफ अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, उनको बनी इसराइल कहते हैं। बनी इसराइल का अर्थ है इसराइल की संतान, इसराइल की औलाद, तो उनका वंशज को बनी इसराइल कहते हैं। और इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो वंशज है, वो अरबियों में है, और उनमें से मोहम्मद अलैहिस्सलाम उनके वंशज में है। तो अरबी हुए इस्माइल अलैहिस्सलाम से, और बनी इसराइल या यहूदियों से। इसराइल का अर्थ है इसराइल की संतान, इसराइल की औलाद, तो उनका वंशज को बनी इसराइल कहते हैं। और इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो वंशज है, वो अरबियों में है, और उनमें से मोहम्मद अलैहिस्सलाम उनके वंशज में है। तो अरबी हुए इस्माइल अलैहिस्सलाम से, और बनी इसराइल या यहूदियों से, यहूदियों से है। यहूदी धर्म ग्रंथ का अनुसार जो जमीन है फिलिस्तीन की, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बेटों का है। बेटों का मतलब याकूब अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, और उनका बेटा जो है एक अरब और एक यहूदियों में है। तो इसमें यह हुआ कि दोनों का ही जमीन है, मुसलमानों का भी है और यहूदियों का भी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम उनका राजा था, जिनको उन लोग किंग सुलेमान कहते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम जाने के बाद 400 साल तक
यहूदी वह आबाद थे, खुशहाल से जिंदगी बिता रहे थे। तो 400 साल बाद एक इराक का राजा बख्ते नसर फिलिस्तीन में या जेरूसलम में हमला करता है और उनका जो टेम्पल था, टेम्पल माउथ जिनको हिकमत सुलेमानी कहते हैं, उनको भी तोड़ देता है और पूरा यहूदियों को गुलाम बना के अपने साथ लेके जाता है और उनको वही रखता है। और जब यहूदी गुलाम था तब कहते थे एक दिन हमारे एक मसीहा आएगा और हमको इस गुलामी से निजात देगा, गुलामी से छुड़ाएगा। उसके बाद यहूदी इधर उधर चारों तरफ भटकते रहे। यूरोप में भी हर जगह यहूदी चला गया, यूरोप में भी बहुत सारे यहूदी चला गए और उनके ऊपर मुसलसल जुल्म होता रहा। हर जगह यहूदियों के ऊपर जुल्म हुआ। जर्मन, रसिया, हर जगह यहूदियों के ऊपर जुल्म होता रहा। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। हिटलर ने तो गैस चैम्बर में डाल के 60 लाख, लगभग उससे ज्यादा या कम होगा, 60 लाख लगभग यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल के मार दिया। वो अपने देश के लिए यहूदियों को खतरा मानते, कहते थे कि यहूदी हर जगह रहते हैं लेकिन उनका कोई जगह नहीं। वो हर जगह रहते हैं, उनका कोई जगह नहीं। वो हर चीज में अपना प्रभाव विस्तार करता है यहूदियों को, और वो अपने देश के लिए यहूदियों को खतरा मानते थे। हिटलर का मानना था कि जो यहूदी इंग्लैंड के साथ मिलके उनके देश के खिलाफ साजिशें कर रहा है। चलते और पीछे 1905 को येगंडा या अर्जेंटीना नाम का विचार करने के बाद जायनिस्ट सभा ने और अच्छे से उनको पता चल गया कि अब अपना देश बन सकता है। उसने उसी टाइम उसने एक देश इजराइल बनाने की सुझाव दिया। फिलिस्तीन में उस वक्त मुस्लिम और यहूदी एक साथ भाई भाई की तरह रहते थे, एकदम अमन और शांति के साथ। रूस में यहूदियों के ऊपर जुल्म के बाद अमेरिका और यूक्रेन के एक छात्र ग्रुप ने 1909 को फिलिस्तीन पहुंचे। उस छात्र के ग्रुप ने खेती करना चालू किए फिलिस्तीन में। छात्र के ग्रुप ने यूक्रेन का जो 1905 को फिलिस्तीन पहुंचे वो खेती बाड़ी करना चालू किए। यहूदी कहने लगे कि हमारा जमीन है। अरबों से 2 गुना कीमत दे के यहूदी जमीन खरीदने लगा और अरबों ने भी बेचा उनको जमीन। अरबों ने जो जमीन बेची यहूदियों का, और बेचते बेचते धीरे धीरे अरबों को महसूस होने लगा कि हम लोग ये गलत कर रहा है, यहूदी हमारे देश को फिलिस्तीन को पूरा कब्ज कर लेंगे। और धीरे धीरे अरबों में और यहूदियों में झड़प होना चालू हो गया और यहूदियों के बीच लड़ाई होने लगा, हिंसा और वायलेंस ज्यादा बढ़ने लगा, हद से ज्यादा। उसी बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ओटोमन एम्पायर जो अभी का तुर्की है, तब वो ओटोमन एम्पायर था, उस्मानी साम्राज्य, वो हार चुका था और पूरा मिडिल ईस्ट का नक्शा ही चेंज हो गया। पूरा मुस्लिम साम्राज्य तहस नहस हो गया और फिलिस्तीन इंग्लैंड के अंडर आ गया, ब्रिटिशों के अंदर। ब्रिटिश अब वहां रूल करने लगा। यहूदियों ने ब्रिटेन के साथ एक संधि की, वेलफेयर डिक्लेरेशन। उनका मकसद ये था, उनका मकसद था कि ब्रिटेन यहूदियों के लिए एक जमीन दे, एक देश बनाने के लिए। और यहूदियों तो अपने मन में सोच के रखा था कि फिलिस्तीनी जमीन में ही अपना देश बनाएंगे, इजराइल। 1917 को ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स बेलफेयर ने इस आंदोलनकारी नेताओं को एक चिट्ठी लिखा। चिट्ठी में लिखा, ब्रिटेन के शाही सरकार फिलिस्तीन में यहूदी के लिए एक अलग देश बनाने के लिए सोच रहा है, पक्ष में है। इसका मतलब जो ब्रिटेन वो फिलिस्तीन में एक यहूदी देश बनाने की पक्ष में था, इस यही बात लिखा था। तब फिलिस्तीन की आबादी का 98% मुस्लिम था, अरब, और सिर्फ 2% यहूदी था। 1919 को ब्रिटेन ने जनगणना की, उनमें से 7 लाख अरब थे। 7 लाख 1919 को फिलिस्तीन में 7 लाख अरब थे और सिर्फ
70,000 यहूदी थे, 70,000 यहूदी थे। बीच हर जगह से यहूदी आते रहे फिलिस्तीन, और 1924 से लेकर 1928 तक 60,000 से ज्यादा यहूदी फिलिस्तीन आ चुका था। फिलिस्तीन की जो आबादी था उसमें यहूदियों को ज्यादा होने लगा, 60,000 से ज्यादा नया यहूदी आया, तो यहूदियों की जो आबादी है वो बढ़ने लगा था। इधर 1933 में हिटलर नाजियों ने जर्मन में यहूदियों को कारोबारों के ऊपर, बिजनेस के ऊपर पाबंदी लगाई और जगह जगह यहूदी विद्वेष चालू हो गया और यहूदियों के खिलाफ जुल्म बढ़ने लगा। तब जर्मन से यहूदियों फिलिस्तीन आने लगा। तो 33 से लेके 1939 तक यहूदी आता ही रहा फिलिस्तीन, बहुत ही भारी संख्या में। और ऐसे करके तेल अवीव, जो इजराइल का अभी राजधानी है, तेल अवीव में यहूदियों का जो आबादी है 3 गुना बढ़ गया, 3 गुना यहूदियों का आबादी बढ़ चुका था तेल अवीव में। तेल अवीव में लगभग उसी टाइम 1.5 लाख लोग रहने लगे रिफ्यूजी की तरह, क्योंकि उनका घर बार कुछ नहीं था, रिफ्यूजी की तरह 1.5 लाख लोग रहने लगा। बीच हर जगह से यहूदी आते रहे फिलिस्तीन, और 1924 में से 1928 के बीच 60,000 से ज्यादा यहूदी फिलिस्तीन में बढ़ गए, क्योंकि वो आते रहे। और उस 60,000 से तेल अवीव में लगभग उसी टाइम 1.5 लाख लोग रहने लगे रिफ्यूजी की तरह, क्योंकि उनका घर बार कुछ नहीं था, रिफ्यूजी की तरह 1.5 लाख लोग रहने लगा। बीच हर जगह से यहूदी आते रहे फिलिस्तीन, और 1924 से लेकर 1928 तक 60,000 से ज्यादा यहूदी फिलिस्तीन आ चुका था। 1919 को ब्रिटेन ने जनगणना की, उनमें से 7 लाख अरब थे, 7 लाख 1919 को फिलिस्तीन में 7 लाख अरब थे, और सिर्फ 70,000 यहूदी थे, 70,000 यहूदी थे। तब समझ गया था कि यहूदियों को लंबे समय तक उनकी आवाज रखना, ये यहूदियों को रखना है तो दोनों को बंटवारा करने पड़ेगा, यहूदी और मुस्लिम को भाग करना पड़ेगा, डिवाइड एंड रूल। ऐसे करके इंग्लैंड या ब्रिटेन चाहता था वो रेफरी बने रहे, जैसे फुटबॉल टीम का रेफरी होता है, अंपायर होता है, ऐसे रेफरी बने रहे। उन लोग छुट अपने आपस में टकराव करे और वो आके सुलाए। अभी जो हो रहा है वो रेफरी बनने के चक्कर में ऐसे करके दोनों यहूदी और मुस्लिम, जो अरब 98% था और सिर्फ 2% 70,000 यहूदी और 7 लाख से ज्यादा मुस्लिम था, उन दोनों को बंटवारा करके वो रेफरी बनने के चक्कर में तो 20 को यहूदी विरोधी झड़प होने लगा, यहूदियों को विरोध झड़प होने लगा मुस्लिम और यहूदियों में। 1921 में तेल अवीव या जापा में 50 से ज्यादा यहूदी मारे गए। 1935 में डेविड बेन गुरियन को यहूदी एजेंसी का अध्यक्ष चुना गया। उसी साल हगना के कमांडर चीफ भी बनाया गया। ये हगना क्या है आपको बाद में पता चलेगा, वीडियो देखते रहो, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हगना। क्या था हगना? एक यहूदी लड़ाकू गोष्ठी था। जब अभी जो मुसलमानों को आतंकवादी कह रहे कुछ लड़के को, हमास को, उसी टाइम ये हमास के तरह हगना भी था जो यहूदियों के लिए लड़ता था। तो उसी बीच अरबों ने एक आंदोलन चालू किया यहूदियों को जमीन ना बेचने की। अरबों का ये आंदोलन विरोध में बदल गया। 1936 में ये विद्रोह ब्रिटेन के बाहर, ब्रिटेन जो था उनको बाहर करने के लिए था, और जो यहूदी फिलिस्तीन में बस गया उनको भी बाहर करने के लिए था। जो रिफ्यूजी की तरह फिलिस्तीन में बस गया था फिलिस्तीन की जमीन में, उनको भी बाहर करने के लिए विद्रोह में बदल गया। इसमें दोनों तरफ के लाखों लोग मरे, यहूदी और इधर अरब, दोनों तरफ के लाखों लोग मरे। उसी साल अरब उच्च समिति की गई और उनके अध्यक्ष जेरूसलम का प्रमुख मुफ्ती अमीन अल हसनी कर रहा था। 1939 में ब्रिटेन ने एक जॉइंट समिट बुलाई यहूदी और अरबों की, जो मुस्लिम और यहूदियों की, और उसी टाइम पहली बार मुस्लिम और यहूदी, अरब और यहूदी एक साथ आए। इधर
इसी बीच जुलाई 1938 को 32 देश मिलके फ्रांस में मिले और इनका मकसद था यहूदियों को बसाने के लिए। यहूदियों को कोई देश ले ले तो इनमें कोई भी देश 32 देशों में से 32 देश कोई भी यहूदियों को अपने देश में शरण देना नहीं चाहता था, लेना ही नहीं चाहता था। और इधर जर्मन में यहूदियों के खिलाफ बहुत ही ज्यादा टॉर्चर, बहुत ही ज्यादा जुल्म हो रहा था। इसी बीच ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में आने वाला यहूदियों को रोकने लगा। अरबों की नाराजगी के बाद सितंबर 1939 को जर्मन ने पोलैंड पर हमला किया और इन्हीं बीच चालू हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हागनहा जो लड़ाकू ग्रुप था यहूदियों का, इससे पहले ही बता चुका है, हागनहा जो लड़ाकू ग्रुप अब वो ब्रिटेन के साथ मिलकर जर्मन के खिलाफ लड़ने लगा और इनका सजा भी यहूदियों को मिला। जर्मन के नेता हिटलर ने यहूदियों को 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल के मार दिया। इनका सजा जो ब्रिटेन के साथ जर्मन के खिलाफ लड़ रहा था, इनका सजा हागनहा जो लड़ रहा था यहूदियों को मिला, मासूम यहूदियों को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जर्मन में जो सताया गया यहूदी है उनको कोई नहीं ले रहा था, ना ब्रिटेन ले रहा था ना अमेरिका ले रहा था। अब यहूदी इधर उधर भटक रहा। इधर फिलिस्तीनियों की आंदोलन और उनके विरोध के वजह से ब्रिटेन अब यहूदियों को फिलिस्तीन आने से रोक भी रहा था और सच भी कर रहा था। जो पानी के रास्ते से आ रहा था उनको रोका जा रहा था, उनको वापस भेजा जा रहा था। फिलिस्तीन में और ज्यादा यहूदी न आ जाए इनके वजह से ब्रिटेन ने ऑपरेशन इग्लू चालू किया और इन वजह से यहूदी ब्रिटेन के खिलाफ हो गए, ब्रिटेन से नाराज हो गए। 1945 जून में ऑपरेशन आगाथा जिसमें ब्रिटेन ने कुछ यहूदी ग्रुप को पकड़ा जुल्म और हिंसा फैलाने की अपराध में 2700 लोगों को गिरफ्तार किया। और इसी बीच यहूदियों को एक झटका सा लगने लगा। हागनहा समेत, हागनहा जो उनका ग्रुप था और यहूदी के बड़े बड़े नेता को एक झटके जैसे लगने लगा। एक महीने के अंदर डेविड किंग होटल के सामने ब्रिटिश प्रशासन मुख्यालय को बम से उड़ा दिया यहूदियों ने और उनमें 91 लोग मरे गए थे। तब तक ब्रिटिश समझ गए थे कि यहूदी संगठन हागनहा समेत हर कोई एक साथ एकजुट हो रहे थे। अब ब्रिटिश अपने पैर पीछे ले रहा था धीरे धीरे। 1947 में ब्रिटेन की अपील पे संयुक्त राष्ट्र ने एक जरूरी इजलास बुलाई और उनमें एक समिति गठन की गई कि फिलिस्तीन देश बनाने के लिए। और उसी बीच इंग्लैंड ने भी कहा कि हम 6 महीने में के अंदर फिलिस्तीन से चला जाएंगे। 1947 को फिलिस्तीन और इस्राएल देश के भविष्य के लिए वोट डालना चालू किए। डेविड बेन गुरियन ने रेडियो में भाषण दी यहूदियों के लिए। ज्यादातर देश यहूदी राष्ट्र बनाने के विरोध में था, खिलाफ था और कुछ छोटे छोटे देशों को अमेरिका ने अपने प्रभाव विस्तार करने के कारण प्रभाव विस्तार की और उनको मजबूरी में वोट देने के लिए अपील की। कुछ देशों के तो लोन भी दिए गए, लोन जो अभी IMF और वर्ल्ड बैंक के थ्रू दिया जाता है, अभी भी वही चीज उस टाइम भी किया गया था। लोन दे रहा था अमेरिका, हथियार दे रहा था छोटे छोटे देश को वोट देने के लिए इस्राएल के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र में। सोवियत संघ के विदेश मंत्री ने भी यहूदियों के समर्थन में भाषण दी और कहा एक यहूदी राष्ट्र बनना चाहिए था। ये कोई जादू से कम नहीं था क्योंकि सोवियत संघ जो रशिया आज का, वो भी यहूदियों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया था। और ये किस वजह से था कि उस जगह इंग्लैंड जाने वाला था फिलिस्तीन से। अब जो सोवियत संघ है, जो आज का रूस, वो चाहता था कि वहां पे अब रूस प्रभाव विस्तार करे अमेरिका से पहले, क्योंकि अमेरिका अगर वहां आ जाएगा तो रूस हर चीज में रूस अमेरिका से ज्यादा आगे बढ़ना चाहता है और अमेरिका रूस से ज्यादा। इसलिए उसने उनका सपोर्ट किया था रूस ने कि वो जगह खाली हो जाएगा तो हम वही जाके बैठ जाएंगे ब्रिटेन के बाद।
फिलिस्तीन बंटवारा बिल पास हो गया। 33 वोट इजराइल के पक्ष में और 13 वोट उनके विरोध में पड़ा और 10 देश मौजूद ही नहीं था, 10 देश वोट ही नहीं दिया। 10 देशों में से ताज्जुब है कि ब्रिटेन नहीं था, ब्रिटेन वोट ही नहीं दिया। जो हर चीज का कारीगर था उसने वोट ही नहीं दिया। अब फिलिस्तीन का 3 बंटवारा हो चुका, 3 टुकड़ा बन चुका था, 3 हिस्सा बन गया था। एक यहूदियों के लिए, एक अरबों के लिए और जेरूसलम जो वो संयुक्त राष्ट्र के अंडर में था। तो 3 भाग हो चुका था फिलिस्तीन। जो फिलिस्तीन एक था, अरबों का था, अब वो उनको 3 हिस्से में बंटवारा कर दिया। इनके बाद डेविड बेन गुरियन सचेत था। 29 नवंबर की रात यहूदी नाचने लगे, खुशियां मनाने लगे अपने देश के लिए। डेविड बेन गुरियन ने कहा था, आज तो नाच रहे हो, आज खुशियां मान रहे हो, कल खून बहेगा, बहुत ही भारी जंग होगा। अगर आपको पूरा वीडियो देखना, इनके बाद क्या हुआ था, जो एक देर एसिन नाम का एक गांव था, उसके वो क्या किया था यहूदियों ने, इजराइलियों ने, हगनाहों ने, पूरा वीडियो अगर देखना इनके बाद क्या हुआ था अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कीजिए। बहुत ही ज्यादा वायलेंस हुआ था इनके बाद। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए पार्ट 2 लेके आएंगे।